हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी स्टडी में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है लिंग सहलंग वंशागति किसे कहते हैं, इससे मनुष्य में होने वाले रोगों के नाम लिखिए। लिंग सहलंग वंशागति, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? लिंग सहलंग वंशागति किसे कहते हैं, इससे मनुष्य में होने वाले रोगों के नाम लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है आज का, ठीक है। लिंग सहलंग वंशागति, सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस, लिंग सहलंग वंशागति। इसका मतलब समझ लो पहले। लिंग सहलंग वंशागति का मतलब क्या होता है? लिंग गुणसूत्र बारे हम पढ़ चुके हैं। देखो, लिंग गुणसूत्र हमने पढ़ा था, एक्स एक्स और एक्स वाई, दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये मादा का लिंग गुणसूत्र है और ये किसका है? नर का। नर का मतलब पुरुष का, और ये किसका है? महिला। ये लिंग गुणसूत्र है ना। एक 23वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र है, 23वें नंबर जोड़ी है। 22 जोड़ी गुणसूत्र तो मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना। पुरुष में और महिला में एक समान होते हैं, लेकिन जो 23वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र होता है, जिसको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, वो पुरुषों में अलग प्रकार का होता है और महिला में अलग प्रकार का होता है। तो महिला में इसको हम एक्स एक्स के द्वारा दर्शाते हैं और पुरुष में दर्शाते हैं एक्स वाई के द्वारा दर्शाते हैं। तो ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है? लिंग सहलंग वंशागति। लिंग सहलंग का मतलब, वंशागति का मतलब क्या है? ऐसी वंशागति जो लिंग गुणसूत्र के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? लिंग गुणसूत्र के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण की वंशागति होती है। ऐसी वंशागति को बोलते हैं लिंग सहलंग वंशागति। पहले क्या माना जाता था? लिंग गुणसूत्र के द्वारा केवल लिंग का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? लिंग का ही निर्धारण होता, पहले ऐसे माना जाता था। लेकिन बाद में प्रयोगों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकल के आए कि इन लिंग गुणसूत्र के ऊपर लिंग निर्धारण के अलावा भी और भी जीन्स पाए जाते हैं। वो जीवों में विभिन्न प्रकार के फिनोटिपिक लक्षणों को दर्शाते हैं या फिनोटिपिक लक्षणों का प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसी वंशागति जो लिंग गुणसूत्र के द्वारा संपन्न होती है, ऐसी वंशागति को बोलते हैं लिंग सहलंग वंशागति, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस, क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस। लिंग सहलंग वंशागति, तो ऐसी वंशागति जो लिंग गुणसूत्र के द्वारा संपन्न होती है, ऐसी वंशागति को बोलते हैं लिंग सहलंग वंशागति। पहले क्या माना जाता था? लिंग गुणसूत्र के ऊपर केवल ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। लेकिन बाद में प्रयोगों के द्वारा क्या स्पष्ट हुआ है कि लिंग गुणसूत्र के ऊपर लिंग का निर्धारण करने वाले जीन्स के अलावा भी अन्य जीन्स उपस्थित होते हैं जो जीवों में विभिन्न प्रकार के लक्षण, या हम जिनको बोल सकते हैं फिनोटिपिक लक्षणों का प्रदर्शन करते हैं। अभी तक लिंग गुणसूत्र के द्वारा जो वंशागति होती है, उससे दो रोग, है ना, दो रोग हमको मिले हैं। एक मिला है हीमोफीलिया, एक रोग कौन सा मिला है? हीमोफीलिया। और एक रोग मिला है वर्णांता। ये दोनों रोगों को हम बोलते हैं आनुवांशिक रोग, जेनेटिक रोग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स में इस प्रकार की बीमारी, ये हीमोफीलिया है, वर्णांता है, तो संतानों में भी बीमारियां पहुंचती है 100%, ठीक है। किनके द्वारा पहुंच रही है? लिंग गुणसूत्र के द्वारा पहुंच रही है। इस कारण इसी वंशागति को क्या नाम दिया गया है? लिंग सहलंग वंशागति। क्लियर? तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या बन रहा है? लिंग सहलंग वंशागति किसे कहते हैं, इससे मनुष्य में होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो ऐसी वंशागति जो लिंग गुणसूत्र के द्वारा संपन्न होती है, लिंग गुणसूत्र के द्वारा एक लक्षण, एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में पहुंचाए जाते हैं, ऐसी वंशागति को बोलते हैं लिंग सहलंग वंशागति। अभी तक जो प्रयोग हुए हैं, जो स्टडी हुई है, उसके आधार पर क्या निकल कर सामने आया है कि मनुष्य में दो रोग लिंग गुणसूत्र के द्वारा पहुंचते हैं संतानों में। एक तो हीमोफीलिया और एक रोग कौन सा है? वर्णांता। दोनों जेनेटिकली डिसऑर्डर रोग माने गए। इनको कैसे माने गए? आनुवांशिक रोग माने गए हैं, अनियमितता के कारण से होने वाले रोग माने गए हैं। तो एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, लिंग सहलंग वंशागति किसे कहते हैं, इससे मनुष्य में होने वाले रोगों का नाम लिखिए, ठीक है। और इसी संबंध दूसरा क्वेश्चन बन रहा है हमारा, जो दो उदाहरण हमको मिले, दो रोग मिले हैं, एक तो हीमोफीलिया और मिला है वर्णांता। इन दो रोगों के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा 25 नंबर का, वो क्वेश्चन हो जाएगा हीमोफीलिया क्या है ना, उदाहरण से समझाइए। हीमोफीलिया
क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। हीमोफीलिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन ये हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की है। उस पीडीएफ का 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हीमोफीलिया क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, देखो इसका दूसरा नाम है ब्लीडर्स रोग। इस रोग का दूसरा नाम क्या है, ब्लीडर्स रोग। यह एक और नाम रख दिया इसको, शाही रोग। शाही रोग, राजा महाराजाओं को होने वाली बीमारी, शाही रोग। अब थोड़ा सा पहले इसका मतलब समझ लो, हीमोफीलिया क्या है। हीम का मतलब क्या होता है, रक्त। ठीक है, हीम का मतलब क्या होता है, रक्त। अब इस बीमारी में क्या होता है, एक आनुवांशिक रोग है। अपने पेरेंट्स से संतानों इस प्रकार के रोग की वंशागति होती है। जब ये रोग बच्चों में होता है ना, पेरेंट्स से संतानों में आता है, तो संतानों में एक बीमारी उत्पन्न होती है। उस बीमारी में क्या होता है, अगर उस संतान को छोटी सी ही चोट लग जाए, तो देखो हमारी सामान्य से चोट लग जाती है, हमको छोटी मोटी, हमको कील चुभ गई, हमको चोट लग गई, तो कुछ समय पश्चात रक्त का बहना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन जब इस प्रकार की बीमारी किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को होती है, तो छोटी सी भी चोट उसके लिए जीवन का खतरा बन जाती है। छोटी सी भी चोट जब लगती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है और रक्त निरंतर शरीर से बहता रहता है। तो क्या होता रहता है इस रोग में, शरीर से रक्त निरंतर बहता रहता है, फ्लो होता रहता है, फ्लो होता रहता है। इस रोग का नाम रख दिया इंग्लिश में ब्लीडर्स रोग। क्या रख दिया इस रोग का नाम, ब्लीडर्स रोग। अब दूसरा नाम इसका रखा शाही रोग। इसको हम शाही रोग भी बोलते हैं, रॉयल डिसीज भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, सबसे पहले इस रोग का पता चला था इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, है ना, इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ। उनके परिवार में सबसे पहले इस रोग को देखा गया था, उनके परिवार में इस प्रकार की रोग की पुष्टि हुई थी। इस कारण इस रोग का नाम रख दिया शाही रोग, क्योंकि इस रोग में ब्लड निरंतर बहता रहता है। इस कारण इस रोग का नाम रख दिया ब्लीडर्स रोग। ठीक है, अब देखो इसका क्यों होता है ये रोग, कैसे संतानों में पहुंचता है, संतान कैसे इस रोग से ग्रसित हो जाती है, इन सब का अध्ययन अभी हम करते हैं। तो छोटी सी बात आपको समझ में आ गई, हीमोफीलिया क्या है, ऐसा रोग जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, ऐसे रोग को नाम दिया गया है हीमोफीलिया। चूँकि इस रोग में रक्त निरंतर बहता रहता है, निरंतर बहता जाता है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है। इस कारण इस रोग को बोलते हैं हम ब्लीडर्स रोग। तीसरा नाम रख दिया इसका शाही रोग। शाही रोग क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले इस रोग को देखा गया था इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ में, इस रोग की पुष्टि हुई थी। तो उनके पीढ़ियों में इस प्रकार की बीमारी चलती रही थी। इस कारण अब महारानी थी, ये कहाँ की, इंग्लैंड की थी। तो राजा महाराजा क्या होते हैं, शाही लोग होते हैं। इस कारण इस रोग का नाम रख दिया शाही रोग या रॉयल डिसीज। क्लियर, ठीक है। अब हम इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे, क्या कारण है कि इस प्रकार का रोग संतानों में होता है और व्यक्ति या कोई बच्चा इस रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, देखो सामान्य व्यक्ति को जब कभी चोट लगती है तो रक्त बहता है। अगर हम उसका इलाज ना भी कराएं छोटी मोटी चोट का, तो प्राकृतिक रूप से हमारा रक्त 2 से 6 मिनट में बहना बंद हो जाता है, मतलब रक्त का थक्का बन जाता है। जब कोई किसी व्यक्ति को इस प्रकार का रोग होता है तो रक्त का थक्का जमने में 2 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का समय लग जाता है। इतने अधिक समय में शरीर का पूरा रक्त बहकर निकल जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस कारण इस प्रकार के रोगी व्यक्ति के लिए छोटी सी चोट भी, है ना, मृत्यु का कारण बन जाती है। तो बहुत ही खतरनाक रोग है, क्योंकि रक्त का बहना नहीं बंद होता है। अगर उसको उपचार ना मिल पाए, हॉस्पिटलाइज व्यक्ति नहीं हो पाए, उसको समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाए, तो ऐसे व्यक्ति क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये बहुत ही खतरनाक और जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण से होने वाला रोग है। कौन सा रोग है, हीमोफीलिया रोग। अब हम जानने की कोशिश करते हैं क्यों होता है और कैसे होता है और क्यों हम इसको लिंग सहलंग रोग कह रहे हैं। ठीक है, देखो इस रोग का जो जीन्स है, इस रोग का जीन्स लिंग गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। किसके ऊपर पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, एक तो हमारा महिला में होता है XX और पुरुषों में होता है XY। ये महिलाओं का लिंग गुणसूत्र है, ये किसका है, पुरुषों का लिंग गुणसूत्र है। इस रोग का जीन्स लिंग गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। इस कारण को क्या नाम दे दिया गया है, लिंग सहलंग रोग। चूँकि ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, इस रोग का जो जीन्स है केवल X गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है, Y के ऊपर नहीं पाया जाता है ना। किसके ऊपर पाया जाता है, X के ऊपर पाया जाता है, Y के ऊपर नहीं पाया जाता है। जब मैं अब इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल h के द्वारा।
है ना, ये अप्रभावी रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? अप्रभावी रूप में। एच किस रूप में रहता है? अप्रभावी रूप में रहता है। इस प्रकार के रोग का जो जीन्स है जिसको हम दर्शा रहे हैं स्मॉल एच के द्वारा, ये अप्रभावी रूप में रहता है और एक्स गुणसूत्र के ऊपर ही पाया जाता है, वाई के ऊपर इस रोग का जीन्स उपस्थित नहीं होता है। चूँकि महिलाओं में 2 एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो यदि दोनों के ऊपर अगर एच वाला जीन्स आ गया है तो ऐसी महिला क्या होगी? रोगी। ऐसी महिला क्या होगी? रोगी। और पुरुष में चूंकि एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है? वाई होता है। अगर पुरुषों के एक्स के ऊपर इस प्रकार का जीन्स आ गया, एक के ऊपर भी, तो ऐसा पुरुष क्या होगा? रोगी। पुरुष क्या होगा? रोगी। कौन सा रोग? हेमोफीलिक, हेमोफीलिया रोग होगा। कौन सा रोग होगा उसको? हेमोफीलिया रोग होगा, अर्थात व्यक्ति हेमोफीलिक होगा। महिलाओं में दोनों एक्स गुणसूत्र के ऊपर इसका जीन्स आएगा तो ही महिला रोगी होगी। अगर एक के ऊपर एक्स एच एक्स यानी इस पोजीशन है तो महिला रोगी ना होती हुई क्या होगी? वाहक। महिला क्या कहलाएगी? वाहक, कैरियर। स्वयं को इस प्रकार का रोग नहीं होगा, लेकिन इस रोग को अपनी संतानों में पहुंचाने का कार्य करेगी, क्योंकि लिंग गुणसूत्र के ऊपर 2 लिंग गुणसूत्र हैं। इसके ऊपर महिलाओं में कितने होते हैं? 2 लिंग गुणसूत्र हैं, एक्स एक्स। 2 में से किसी एक के ऊपर इसका जीन्स आ गया है, कौन सा? हीमोफीलिया रोग का जीन्स आ गया है, तो ऐसी महिला स्वयं तो रोगी नहीं होगी, स्वयं के जीवन में इस प्रकार बीमारी नहीं रहेगी, स्वयं के शरीर में इस प्रकार बीमारी नहीं रहेगी, लेकिन जब उसकी संतानें होंगी तो संतानों इस प्रकार का रोग फैलाने का ये वाहक का काम करेगी, कैरियर का काम करेगी। तो ऐसी महिला को बोलते हैं वाहक, और इस प्रकार की स्थिति बनती है तो बोलते हैं रोगी। पुरुष कभी वाहक नहीं होता है, पुरुष हमेशा क्या हो सकता है? रोगी होगा, क्योंकि उसमें एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। अगर इस एक्स के ऊपर इसका जीन्स आ गया है, कौन सा? हीमोफीलिया रोग का, तो पुरुष क्या हो जाएगा? रोगी। तो पुरुष या तो हमको रोगी के रूप में मिलेंगे या हमको सामान्य के रूप में मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? एक बार और समझ लो, कौन सा रोग की बात कर रहे हैं हम? हीमोफीलिया रोग की बात कर रहे हैं। हीमोफीलिया एक लिंग सहलंग रोग है। क्यों लिंग सहलंग रोग है? क्योंकि इस रोग का जो जीन्स है वो एक्स लिंग गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है ना। महिला और पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, 23वें नंबर जोड़ी जो गुणसूत्र है, महिलाओं में एक्स एक्स और पुरुष में कौन सा है? एक्स वाई। तो इस रोग का जो जीन्स है केवल लिंग गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है, और जब लिंग गुणसूत्र के ऊपर इस प्रकार का जीन्स होता है तो ये जो रोग है अगली पीढ़ी में पहुंच जाता है युग्मक के द्वारा। ठीक है, इस कारण इसको बोलते हैं लिंग सहलंग रोग। यह रोग एक अप्रभावी जीन्स के कारण से होता है, उसको हम दर्शाते हैं स्मॉल एच के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाते हैं? स्मॉल एच के द्वारा दर्शाते हैं। इस रोग का जो जीन्स होता है केवल एक्स लिंग गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है, वाई के ऊपर इस रोग का जीन्स नहीं उपस्थित नहीं होता है। महिलाओं में 2 एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, यदि दोनों के ऊपर इस रोग का जीन्स आ गया है तो महिला क्या कहलाएगी? रोगी। अगर दोनों में से किसी एक के ऊपर एच जीन्स आया है, हीमोफीलिया रोग का जीन्स आया है, तो महिला स्वयं रोगी नहीं होगी, वो केवल क्या होगी? वाहक होगी, अगली पीढ़ी में इस रोग को पहुँचाने का कार्य करेगी। क्योंकि पुरुष में एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, अगर इसके ऊपर वाला जीन्स आ गया है तो पुरुष हमेशा क्या होंगे? रोगी होंगे। तो पुरुष वाहक के रूप में ना होते हुए रोगी के रूप में होते हैं या फिर सामान्य होंगे। ठीक है, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, छोटी सी चोट भी जीवन के लिए खतरा बन जाती है। इस कारण यह एक बहुत ही खतरनाक रोग है, निरंतर खून बहता रहता है, इस कारण इसको नाम दे दिया गया है ब्लीडर्स रोग। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीडर्स रोग। तीसरा नाम इसका मैंने बताया आपको, क्या बोलते हैं इसको? शाही रोग भी बोलते हैं। शाही रोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले इस रोग की पुष्टि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के परिवार में हुई थी। उनके पीढ़ियों से इस प्रकार का रोग चला आ रहा था, क्योंकि वो एक महारानी राजा महाराजा के परिवार से है, तो इस कारण इसको क्या नाम दे दिया गया है? शाही रोग, रॉयल डिसीज। ठीक है, तो ये हमारा हीमोफीलिया रोग था। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं। एक एग्जाम्पल मान लीजिए, परीक्षा आपके सामने दे दिया कि वाहक महिला का विवाह, ऐसी महिला जो वाहक है ना, वाहक मादा, वाहक मादा या महिला का विवाह रोगी पुरुष से होता है। किससे हो जाए? रोगी पुरुष से होता है, तो संतानों में इस रोग की वंशागति को समझाइए। ये क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, उदाहरण ऐड कर दिया। यदि वाहक मादा का विवाह या वाहक महिला का विवाह रोगी पुरुष से होता है तो संतानों में इस रोग की वंशागति को समझाइए। तो उन्होंने क्या दिया हमको उदाहरण में? वाहक मादा, वाहक को हम क्या लिखेंगे? एक्स एक्स तो लिख ही देंगे। वाहक का मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया आपको, केवल एक के ऊपर एच जीन्स आता है, दोनों के ऊपर नहीं रहता है, वाहक मादा हो गई। रोगी पुरुष, रोगी पुरुष कब कहेंगे? जब एक्स के ऊपर इस प्रकार का जीन्स उपस्थित हो, ये क्या हो गया? रोगी पुरुष। अब
ये स्थिति, ये जीनोटाइप्स किसका हो गया? महिला का हो गया। ये जीनोटाइप्स हो गया पुरुष का हो गया। अब किस प्रकार से अगर इन दोनों का विवाह आपस में होता है तो किस प्रकार से संतानों में इस रोग की वंशागति होगी, वो हम इस ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, महिलाओं में क्या बनते हैं? अंडाणु एक बनते हैं। तो एक अंडाणु में इस प्रकार का जीन्स पहुंच गया, दूसरे अंडाणु में इस प्रकार का जीन्स उपस्थित नहीं है, सामान्य अंडाणु बनेगा। इसी प्रकार पुरुषों में क्या बनते हैं? शुक्राणु। तो एक शुक्राणु में इस प्रकार का जीन्स आ जाएगा और दूसरा शुक्राणु सामान्य रहेगा, बाय वाला। तो ये क्या है? हमारे अंडाणु। और ये क्या है? शुक्राणु। महिला में अंडाणु बनते हैं, पुरुष में क्या बनते हैं? शुक्राणु। जब इस प्रकार का जीनोटाइप होगा, इस प्रकार की महिला होगी, वाहक महिला होगी, उसको स्वयं मालूम नहीं है कि मैं रोगी, मेरे शरीर के अंदर इस प्रकार का जीन्स पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये इस रोग को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य कर रही है, क्योंकि इसके अंडाणु में इस प्रकार का जीन्स आ गया है और पुरुष के शुक्राणु में इस प्रकार का जीन्स आ गया है। अब इनसे संतान होती है तो संतान किस प्रकार की हो सकती है, वो है इस ग्राफ के द्वारा हम देखते हैं। देखिए, ये अंडाणु है, इस शुक्राणु के संपर्क में आया तो जो संतान बनेगी, एक तो हम जान रहे हैं दोनों एक साथ आ गए तो महिला बनेगी, संतान क्या होगी? लड़की उत्पन्न होगी। अब चूंकि अंडाणु में भी एच जीन्स था, हीमोफीलिया रोग का जीन्स था, और शुक्राणु से भी हीमोफीलिया रोग का जीन्स आ गया, तो ये जो संतान, जो लड़की जन्म लेगी वो रोगी होगी, है ना। एक संतान कैसी हो सकती है? इस प्रकार की हो सकती है, जन्म होगा लड़की का और लड़की जन्म से इस रोग को पैदा होकर जन्म लेगी, है ना। जन्म से इस प्रकार का रोग होगा। कौन सा रोग होगा? हीमोफीलिया रोग होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर ये तो पहली कंडीशन बन सकती है, या फिर ये अंडाणु है और ये शुक्राणु है, ये दोनों आपस में निश्चेषित होते हैं निश्चेषण क्रिया में। तो माता से मिला है एक प्रकार का लिंग गुणसूत्र सामान्य वाला, और पिता से मिला है इस प्रकार का लिंग गुणसूत्र। तो इस प्रकार की स्थिति बन रही है। संतान तो क्या होगी? लड़की होगी, लेकिन दोनों के ऊपर इस प्रकार का रोग का जिन्स नहीं है, केवल एक के ऊपर ही है। तो ये इसकी माँ के समान होगी। कैसी होगी? वाहक मादा। कैसी होगी? लड़की जन्म लेगी, लेकिन इसको स्वयं को कोई रोग नहीं होगा, लेकिन ये जो लड़की अगली पीढ़ी में फिर इस रोग को पहुंचाने का कार्य करेगी, तो इसको क्या बोलेंगे? वाहक मादा। ठीक है, या तो इस प्रकार की संतान हो सकती है, या फिर हम देखें ये अंडाणु इस शुक्राणु के संपर्क में आता है। ये अंडाणु किस शुक्राणु संपर्क में आता है? इस शुक्राणु के संपर्क में आता है। तो अंडाणु से मिला XHY वाला गुणसूत्र मिला, और पिता से क्या मिला? Y वाला। तो X और Y बना, संतान का क्या होगा? लड़का होगा, मतलब नर होगा। अब चूंकि एक के ऊपर ये वाला जीन्स आ गया तो पिता के समान रोगी होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रोगी नर। क्या बोलेंगे? रोगी नर। संतान कैसी होगी? रोगी होगी और लड़का होगा। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। X ये वाला अंडाणु इस शुक्राणु के संपर्क में आता है, तो माता से मिला है ये वाला शुक्राणु, ये वाला जीन्स मिला है, और पिता से ये वाला गुणसूत्र मिला है। संतान XY हमारा जीनोटाइप बन रहा है, संतान क्या होगा? लड़का। तो लेकिन इसके ऊपर किसी के ऊपर भी इस प्रकार का जीन्स नहीं है दोनों गुणसूत्र के ऊपर, तो लड़का कैसा होगा? सामान्य। सामान्य लड़का, सामान्य नर जन्म लेगा। तो देखो, एक ग्राफ बन गया। हमारा क्वेश्चन था हीमोफीलिया रोग से संबंधित, यदि हीमोफीलिया रोग की वाहक मादा का विवाह रोगी पुरुष से होता है तो इस रोग की संतानों में वंशागति को समझाइए। तो हमने सिंबल बना लिया। वाहक मादा के लिए लिखते हैं X, रोगी पुरुष के लिए लिखते हैं XHY। ये रोगी पुरुष का सिंबल है, ये वाहक मादा का सिंबल है। महिला में अंडाणु बनते हैं, पुरुष में शुक्राणु बनते हैं। तो अंडाणु दो प्रकार के बनेंगे, शुक्राणु भी इस प्रकार के बनेंगे। जब ये अंडाणु इस शुक्राणु के संपर्क में आएगा तो एक संतान उत्पन्न हो सकती है रोगी लड़की, एक संतान उत्पन्न हो सकती है वाहक लड़की, जिसको स्वयं को रोग नहीं होगा लेकिन अगली पीढ़ी में इस रोग को पहुंचाएगी। या फिर एक लड़का इस प्रकार का हो सकता है रोगी रूप में, लड़के का जन्म हो जाए और लड़का जन्म से किस रोग से ग्रसित होगा? हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगा। या फिर एक लड़का सामान्य भी हो सकता है ना, जिसको कोई बीमारी नहीं होगी, सामान्य लड़का हो सकता है। तो देखो कितने % चांस बन रहे हैं? 25% चांस बन रहे हैं रोगी लड़की होने के, है ना। या तो लड़की होगी रोगी हो सकती है, 25% चांस है, या लड़की वाहक के रूप में हो सकती है, ये भी 25% चांस है, या लड़का रोगी रूप में हो सकता है, ये भी 25% चांस है, और एक सामान्य लड़का हो सकता है, ये भी 25% चांस है। तो चारों संतानों में से, चारों प्रकार में से किसी एक प्रकार की संतान एक बार में जन्म लेगी, तो ये उसके लक के ऊपर निर्भर कर रहा है उस प्रकार के जोड़े को, इस प्रकार के पेरेंट्स को किस प्रकार की संतान की प्राप्ति होती है। या तो लड़की रोगी के रूप में हो सकती है, उसको पहली संतान
है ना, या वाहक लड़की के रूप में उत्पन्न हो सकती है, या लड़के के रूप में हो सकती है लेकिन लड़का क्या होगा, जन्म से रोगी होगा, या सामान्य लड़का उत्पन्न हो सकता है। तो चारों प्रकार की कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन उसके सामने उत्पन्न होगी जब इस प्रकार की स्थिति वाले महिला और पुरुष आपस में विवाह करेंगे। जब इस प्रकार की स्थिति में संतान की उत्पत्ति होगी तो इन चारों प्रकार में से किसी भी एक प्रकार की संतान एक बार में जन्म लेगी। तो ये हमारा उदाहरण हो गया। हेमोफीलिया क्या है, उदाहरण सही समझाइए। तो वाहक मादा, उदाहरण क्या दिया क्वेश्चन में, वाहक मादा का विवाह यदि रोगी पुरुष से होता है तो हेमोफीलिया रोग की वंशागति को समझाइए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यह उनने क्या दिया, रोगी मादा, उनने को चेंज कर दिया उदाहरण, रोगी मादा कह दिया तो रोगी मादा के लिए हम क्या लगा देंगे, एच लगा देंगे दोनों के ऊपर। रोगी पुरुष कह दिया तो एच लगाया हुआ है। सामान्य कह देंगे तो हम एच को हटा देंगे, सामान्य पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष। ठीक है, ये रोगी मादा है तो सामान्य पुरुष है, तो यहाँ शुक्राणु सामान्य बनेंगे, अंडाणु दोनों में इस प्रकार के रोग का जिन्स आएंगे। तो ये अंडाणु तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी, इससे कराएंगे इस प्रकार की स्थिति बनेगी, इसका इससे कराएंगे तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी। वाहक मादा, वाहक मादा, यही वाहक मादा होगी, यही वाहक मादा होगी। अगर ये अंडाणु इस शुक्राणु के संपर्क में आएगा तो XY रोगी नर होगा, और इसके आएगा तो दोनों लड़के कैसे होंगे, हमेशा रोगी होंगे। स्थिति कैसी बनेगी, रोगी नर। जब पिता सामान्य है लेकिन माँ उसकी क्या है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, तो ये 100% निश्चित है कि जितने भी लड़के होंगे, लड़के हमेशा रोगी होंगे। लड़के हमेशा क्या होंगे, रोगी होंगे। और लड़कियां जितनी भी होंगी, लड़कियां कैसी होंगी, वाहक होंगी। स्वयं को रोग नहीं होगा लेकिन अगली पीढ़ी में इस रोग को पहुंचाने का कार्य करेंगी, जब माता उनकी रोगी है और पिता कैसा है, सामान्य। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था आज का। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया रोग को समझाइए। एक क्वेश्चन हमने इसके पहले पढ़ा, लिंग सेलंग वंशागति किसे कहते हैं, लिंग सेलंग वंशागति के द्वारा होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आज की स्टडी हमारी यहीं पर समाप्त होती है, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, टेक केयर, स्टे होम, गुड बाय।